हम समझ पाए कि हमारी बॉडी का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, उसके एक्सिस क्या है, प्लेन्स क्या है, कौन सी प्लेन में मूवमेंट हो रही है, कौन से एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है हर एक पार्ट की, और वो मूवमेंट कैसे हो रही है, वो मूवमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या क्या चीजें फ्यूल लग रहा है, फ्यूल एज इन योर एटीपी, योर एनर्जी प्रोडक्शन, योर मसल्स वर्किंग, योर टेंडन्स, लिगामेंट्स, एवरीथिंग, वो क्या क्या लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, और उस सब के एज अ रिजल्ट, उन सारी चीजों के रिजल्ट में क्या मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो मोशन कितना, हमारी मशीन जो है कितना काम कर सकती है नॉर्मली, अब वो मशीन का जो काम है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो सारी चीजें इसलिए हम पढ़ते हैं। अब हमने पोस्चरल एनालिसिस में एक चीज देखी थी कि आप सबसे पहले नॉर्मल पोस्चर देखते हो, उसी के बाद आप एबनॉर्मल की तरफ जाते हो कि हाँ हमें पता है कि नॉर्मल क्या है, अब हम एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल देखेंगे। वही चीज आ जाती है बायोमैकेनिकल एनालिसिस पे कि पहले हमको नॉर्मल बायोमैकेनिक्स पता हो हमारी बॉडी का, हर एक जॉइंट का, हमने हिप का पढ़ा, नी का पढ़ा, एंकल का पढ़ा, शोल्डर का पढ़ा, मेजर जॉइंट्स हमने कवर करे हैं, तो वो सब जो हमने बायोमैकेनिक्स पढ़ी हर एक जॉइंट की, उससे हमें नॉर्मल बायोमैकेनिक्स का पता लग गया कि हर एक जॉइंट की फंक्शनिंग जो है, उसके मोशंस क्या होते हैं, उसके एक्सिस एंड प्लेन कौन कौन से होते हैं उस मोशन के, कौन कौन सी मसल्स वर्क करती हैं, कौन सी बोन्स आर्टिकुलेशंस क्या रहते हैं, क्या क्या एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। मतलब हमको नॉर्मल एक पता है। अब जब हमको नॉर्मल एक पता है तो फिर हम उसका एबनॉर्मल चीजों को असेस कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि हमने बायोमैकेनिक्स पढ़ी, अब हमको क्या करना है कि एक कोई भी इंसान है या कोई पेशेंट है, वो उसकी जो बॉडी चल रही है या जो उसकी मशीन की फंक्शनिंग हो रही है, क्या वो नॉर्मल है या फिर कुछ अब नॉर्मल है। जैसा कि हमने पोस्चर में पढ़ा था कि पोस्चर के बिगड़ने के कारण बहुत सारी डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज हमें पता है। वैसे ही बॉडी की बायोमैकेनिक्स के बिगड़ने के कारण, मतलब कि आपकी मशीन जो है वो सही तरह से काम नहीं करे, उस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मशीन में कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी, तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी, कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी एज अ रिजल्ट। अब वो दिक्कत को जानने के लिए हमको बायोमैकेनिक्स पढ़ना नॉर्मल बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बायोमैकेनिक्स को हमने पढ़ तो लिया, नॉर्मल बायोमैकेनिक्स को, अब हम रियल लाइफ में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट उसको अप्लाई कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, और बहुत से लोग ये करते भी नहीं है। बायोमैकेनिक्स पढ़ी, 4 साल छोड़ दी, अब उसको अप्लाई नहीं किया कभी भी। आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना लिया, डायग्नोसिस बना लिया, आपने लिख दिया कि हाँ हमको XYZ मोडालिटी लगानी है, हमको हमारा ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, खत्म। लेकिन आपने जो बायोमैकेनिक्स इतने साल पढ़ी, आपको, आप एक इंजीनियर हो, आपको पता होना, एक्सरसाइज इंजीनियर हो, है ना, तो उसके हिसाब से जब आप इंजीनियर्ड एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करोगे, पूरा बायोमैकेनिक्स एनालाइज करके, एक एक चीज को रिकॉर्ड करके, फिर जब आप एक्सरसाइज बनाकर पेशेंट को बताते हो ना, उस एक्सरसाइज का जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा आता है। फिर आप पेशेंट को देखोगे कि बहुत जल्दी अर्ली रिकवरी हो रही है, इजीली पेशेंट मूव कर पा रहा है, उसके फंक्शंस बहुत जल्दी आ रहे हैं, मूवमेंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है बायोमैकेनिक्स। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि सबसे पहले तो हम एनालाइज कैसे करते हैं बायोमैकेनिक्स और अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिकेट हम सबको पता है, हम सब क्रिकेट देखते हैं, अभी आईपीएल, तो फास्ट बॉलर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फास्ट बॉलर में सबसे या तो हम अपर लिम्ब को एनालाइज करेंगे या तो लोअर लिम्ब को एनालाइज करेंगे। ट्रंक का एनालिसिस भी होता है बट दैट इज नॉट वेरी कॉमन, हम इन दोनों के एग्जाम्पल से चलते हैं। अपर लिम्ब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्लेयर है, स्पोर्ट्स की तरफ अगर जाए तो आपका जो प्लेयर है वो एक मूवमेंट या एक मोशन के दौरान क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं और कितने रेंज में मूव कर रहे हैं। अब वो जो बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं उनके एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मसल्स कौन सी वर्क कर रही है, आपको सबसे पहले तो फेजेस पता होने चाहिए उस मूवमेंट के। अगर मेरा बॉलर जो है वो बॉल डाल रहा है तो मेरे को उस बॉल डालने के एक एक फेज का पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगी ना कि वो हर एक पर्टिकुलर फेज में अप्रोप्रिएट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमको सबसे पहले तो फेजेस पता होने चाहिए। फास्ट बॉलिंग में अपर लिम्ब के फेजेस कौन कौन से आते हैं? वाइंड अप, लेट मी एक्सप्लेन। वाइंड अप क्या होता है? ये मतलब कि आप गेम या बॉल डालने से पहले जो आपकी बॉडी प्रिपेयर, दिस इज द प्रिपरेशन फेज। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है दैट इज योर वाइंड अप, राइट। देन इज योर कॉकिंग। कॉकिंग में आ जाता है अर्ली और लेट कॉकिंग। कॉकिंग क्या हुई? हम कॉकअप फेज देखते हैं, ये पीछे ले जाना, ठीक है, कॉकअप फेज। कॉकअप फेज होता है ये अर्ली फेज, अर्ली कॉकअप फेज इतना, देन योर 180 डिग्री तक आने तक का दैट इज योर लेट कॉकअप फेज, ठीक है।
थर्ड फेज हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन फेज। एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, आपके जो मेजर फोर्सेस जो अभी तक में इतने तक में आपकी बॉडी ने जितना फोर्स अक्यूमुलेट किया वो सब अब एक्सेलरेशन में 180 डिग्री के बाद रिलीज होगा, है ना। वो सारा फोर्स लगा के आपका जो बॉलर है बॉल थ्रो करता है, वो फोर्स लगा के बॉल रिलीज पे आ गया अराउंड एल्बो लेवल पे, ठीक है, मतलब इस शोल्डर लेवल पे आकर के वो बॉल को रिलीज करता है, ईयर लेवल या शोल्डर लेवल तक पे आकर के। तो मतलब यहाँ से हम गए, यहाँ से क्या शुरू हुआ हमारा, वाइंड अप, अर्ली कॉकअप, लेट कॉकअप, एक्सेलरेशन जिसमें कि फोर्सेस रिलीज हुए, बॉल रिलीज। अब ये जो बॉल थी हमारी दैट इज अ बॉल रिलीज। अब बॉल रिलीज हो गई तो क्या बॉलर वहीं पर रुक जाता है, नहीं ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अब जो फोर्सेस अभी तक रिलीज हुए उनको डिसिपेट भी तो करना है, क्योंकि मैंने वहीं छोड़ दिया तो मेरा हाथ भी तो फट के बाहर आ सकता है, उधर उतने भी छोड़ दिया तो वो फोर्सेस कहाँ जाएंगे। तो उनको स्लोली डिसिपेट करने के लिए यहाँ बॉल रिलीज करने के बाद ये हाथ ऐसे वापस से पीछे जाता है, दैट इज अ फॉलो थ्रू फेज, जिसमें कि आपके फोर्सेस जो है जो आपकी बॉडी ने जनरेट किए थे वो डिसिपेट होते हैं। तो ये आ गया हमारा अपर लिम्ब का एनालिसिस, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या है, अब ये मैं ऑब्वियसली हम आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सब के लिए एक हम प्रैक्टिकल वीडियो भी जनरेट करें, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अभी हम थ्योरी की तरह समझते हैं उसको। तो लोअर लिम्ब में क्या होगा, सबसे पहले रन अप। प्लेयर क्या है, आपको पता है कि क्रीज पे आके डायरेक्ट बॉल नहीं डालता कोई भी प्लेयर, अगर प्रोफेशनल प्लेयर है तो वो क्या करते हैं, पहले पीछे 100 मीटर तो नहीं, सॉरी, पीछे से वो भाग करके आते हैं, रन अप लेते हैं। रन अप के दौरान बॉलर एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, बॉडी को वार्म अप भी कर रहा है, साथ ही साथ जब आपको पता है कि कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है, इनर्शिया हम सबने पढ़ा है, अगर वो वहां से खड़ा खड़ा बॉल डाल देता है तो बॉल अभी स्टेबल थी, स्टैटिक थी, अब वो एकदम से मोशन में आएगी तो उतनी स्पीड जनरेट नहीं हो पाएगी बॉल में, तो वो पीछे से रन अप लेके आ रहा है। अब रन अप लेके आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी बॉल भी ऑलरेडी मोशन में है, वो मोशन में से आते आते ही वो बॉल को फेंक रहा है, तो जब वो मोशन में उस पर फोर्स और ज्यादा लगेगा तो वो बॉल और ज्यादा स्पीड एक्वायर करेगी, राइट। तो रन अप लिया, रन अप के बाद प्री डिलीवरी स्ट्राइड। अब हमें पता है कि प्री डिलीवरी स्ट्राइड क्या होती है, मतलब कि डिलीवरी वाला जो पोजीशन है, जो मेरी मान लो बॉल डालने की जो पोजीशन है उसमें आने से पहले की जो स्टेप रहता है या स्ट्राइड रहती है उसको हम बोलते हैं प्री डिलीवरी स्ट्राइड। देन योर मिड बाउंड। मिड बाउंड मतलब कि प्री डिलीवरी स्ट्राइड और जो आपका बैक फुट कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच का जो फेज है दैट इज अ मिड बाउंड, जिसमें कि आपकी दोनों के दोनों लिम्स जो है लोअर लिम्स वो फुट पे रहेंगे। इसके बाद आ गया मिड बाउंड के बाद बाउंड इज योर अप इन द एयर। बैक फुट कांटेक्ट, जो पीछे वाला फुट है वो कांटेक्ट में आएगा पहले फ्लोर के, फिर आएगा आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट। फ्रंट फुट कांटेक्ट जो होगा वो आपकी क्रीज लाइन से अंदर होगा, और यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, लोअर लिम्ब में कोई फॉलो थ्रू फीज नहीं होता, क्योंकि मान लो ये मेरी क्रीज है, यहाँ से मेरे को बॉल डालनी है ना, यहाँ पे बैक फुट कांटेक्ट हो, इधर कहीं पर आकर उसका फ्रंट फुट कांटेक्ट होना चाहिए, और इससे आगे प्लेयर आपका नहीं जा सकता, यहीं पर स्टॉप कर जाएगी उसकी लिम्ब, इधर ही उसको रुकना है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है कि वो आगे और ना बढ़ जाए, फास्ट बॉलर जो है उस क्रीज से बाहर ना निकले, नहीं तो नो बॉल हो जाएगी। तो फ्रंट फुट कांटेक्ट एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रंट फुट कांटेक्ट के बाद योर बॉल रिलीज एंड योर फॉलो थ्रू। तो मतलब सबसे पहली चीज क्या होती है आपका रनअप, आपका प्री डिलीवरी स्ट्राइड, मिड बाउंड, ठीक है। मिड बाउंड के बाद आ जाता है वाइंड अप, वाइंड अप, कॉकिंग, बैक फुट कांटेक्ट, देन योर एक्सेलरेशन, बॉल रिलीज आ जाएगा। ये पहले आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट, देन योर बॉल रिलीज और फिर देन फॉलो थ्रू, ठीक है। इस तरह से ये सारा फेजेस चलता है। अब हमने बायोमैकेनिकल एनालिसिस, ये तो हमने फेजेस जानकारी दी कि फेजेस क्या होते हैं बॉलिंग के। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए या स्पोर्ट्स एनालिसिस के लिए मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा जो वाइंड अप फेज है, या कोई भी फेज उठा लीजिए आप, मेरा जो वाइंड अप फेज है या जो मेरा मान लो कि मेरा बॉल रिलीज फेज है या रन अप फेज है, तो उसमें क्या है कि मेरी बॉडी यहाँ से, चलो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एक्सेलरेशन फेज की तरफ देखेंगे अपन। एक्सेलरेशन फेज देखते हैं, इसमें क्या है, मान लो 180 डिग्री से ये लेवल तक आने में मेरी बॉडी के कौन से जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, अब कितने मोशन एक्वायर कर रहा है मेरा बॉलर,
कौन कौन सी जो मसल्स हैं मेरे जॉइंट के आसपास की जो कि वर्क कर रही हैं, कौन सी मसल्स फिक्सेटर्स की तरह काम कर रही हैं, कौन सी एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड योर सिनर्जिस्ट, स्टेबलाइजर्स, एवरीथिंग। आप इन सब का एक चार्ट बनाते हो एनालिसिस के लिए। अब ये चीज जानना क्यों जरूरी है कि आपने जब एनालाइज किया उनमें से जो भी मसल्स वर्क करनी चाहिए, एक भी मसल डीएक्टिवेटेड है या एक्टिवेट नहीं हो पा रही है सही टाइम पे प्रॉपरली, तो क्या होगा, आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बायोमैकेनिक्स प्रॉपर नहीं है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप एक एक चीज एक एक फेज में हर एक मसल को, हर एक जॉइंट को एनालाइज करते हो। अब अगर मैं देखूँ, मैं बैक फुट कॉन्टैक्ट और फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट को यदि देखूँ तो क्या है, पहले मेरा बैक फुट कॉन्टैक्ट में आएगा, है ना, पहले मेरा बैक फुट कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर मेरा फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट में आएगा। अब जब बैक फुट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो मेरे जो हिप से लेकर के ट्रंक और उसके नीचे सारे के सारे जो मसल्स हैं वो स्टेबल रहनी चाहिए। उसके बाद मेरा फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। लेकिन अगर मेरा जो फुट कॉन्टैक्ट है, जो कि फोर्सेस लगने चाहिए, मान लो लेटरल साइड ज्यादा है या तो मेरा मीडियल साइड ज्यादा है, तो क्या होगा, एंकल स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा है। अगर फुट का जो प्लेसमेंट है सही नहीं है तो मेरे को स्ट्रेन हो सकता है। या फिर अगर मैं, ये तो अक्यूट की बात होगी, अगर मान लो कॉन्स्टेंटली सही नहीं है, हो सकता है कि वो इतना ज्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं है कि अभी इम्पैक्ट क्रिएट करे। लेकिन क्या होगा, अगर बार बार रिपीटेटिवली मेरा प्लेयर खेल रहा है और उसके बावजूद वो अपनी बायोमैकेनिक्स को सही तरह से अभी भी, मतलब उसका फोर्सेस एक साइड पे ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे एंकल या फुट प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, आपके नी में वो फोर्सेस जाके डिसिपेट होंगे ऊपर की तरफ, है ना, नी में या हिप में, उधर जाकर के डिफॉर्मिटी क्रिएट करेगा। उधर जाके या तो डिफॉर्मिटी, ओवर यूज इंजरी क्रिएट कर सकता है, या तो डिफॉर्मिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है प्लेयर को। तो कांस्टेंट आपका बायोमैकेनिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप ऑफ फील्ड हो, जब आप ऑन फील्ड भी हो, तब भी आपको देखना है, देखते रहना है कि कौन से फेज में अभी मेरा प्लेयर है और कौन से फेज में उसको इंजरी आ रही है। मतलब जब आपके प्लेयर को इंजरी आई तो आपका पूरा ध्यान उस पर रहना चाहिए। आपको पता नहीं चाहिए कौन से फेज में था। अगर आपको पहले से पता है कि मेरा प्लेयर जो है वो कौन से फेज में था, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कौन सी मसल इंजर हो सकती है, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की। आपको पता है कि उस फेज में ये मसल्स जो है वो एक्टिवेट रहती है, तो उन्हीं मसल्स में से कोई मसल इंजर हुई हो। अब कोई पर्टिकुलर मसल जो है उस मोशन में एक पर्टिकुलर एंगल पे काम कर रही होगी, आप पता लगा लोगे कि कौन सी मसल इंजर हुई है। आपको सोचने का टाइम क्योंकि उस टाइम पे नहीं मिलता, तो इमीडिएटली आपने गेस किया कि हाँ ये जो है एनालाइज किया, इस फेज में मेरा प्लेयर था, ये मूवमेंट हो रही थी, ये मसल्स एक्टिव थी, तो इसकी इंजरी हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोविजनल या प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दूंगा उसको। थोड़ा बहुत मैंने उस मसल को जाके चेक, अब आपने ये तो अंदाजा लगाया था कि हो सकता है, आपने जाके इमीडिएटली उस मसल को टारगेट करके उस पर स्पेशल टेस्ट लगाया, चेक किया, आपको पता लग गया यही मसल है, पक्का यही मसल है, आपने फाइनलाइज कर लिया। अब आप उसका फटाफट 2 मिनट में ट्रीटमेंट करोगे और वापस आ जाओगे। तो इस तरह से हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, राइट। अब ये तो क्या था, ये तो आपका स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हमने देखा स्पोर्ट्स में कैसे यूज होते हैं। सेम वे हम क्या करते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स में भी यूज करते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट हो, न्यूरो में तो चल रहे हो कम होता है, बट ऑर्थोपेडिक पेशेंट है तो उसमें क्या, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी नॉर्मल बायोमैकेनिक्स, जैसे कि उसकी वॉकिंग की पैटर्न, वॉकिंग बायोमैकेनिक्स, गेट बायोमैकेनिक्स सॉरी, एंड योर रनिंग बायोमैकेनिक्स उसकी देखेंगे, स्टेयर क्लाइंबिंग, उसको पूरा बायोमैकेनिकल एनालाइज करेंगे। अगर तो उसको डिफॉर्मिटी आ रही है, फिर हम देखेंगे कि कौन से फेज में पेशेंट को दिक्कत आ रही है। जिस फेज में पेशेंट को दिक्कत आ रही है उसकी मसल्स कौन कौन सी हैं, कौन सी मसल्स एक्टिवेट हो रही है, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब जो मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं उनमें से आप देखोगे कि क्या कोई ऐसी मसल तो नहीं है जो एक्टिवेट होनी चाहिए बट वो नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है, किस वजह से होती है डिफॉर्मिटी या इंजरी, के पर्टिकुलर अपोजिट मसल फोर्सेस जो है वो एग्जैक्ट लगने चाहिए थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मसल फोर्स को का मतलब मसल का फोर्स जो है वो कम है और किसी एक का ज्यादा लग रहा है, वो इक्वली सेम टाइम पे एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है मसल फोर्सेस का और इंजरी हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वो बायोमैकेनिकल इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है उसको करेक्ट करना है। तो आपको एक्सरसाइज कैसी बनानी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज इस तरह से डिजाइन करनी पड़ेगी या इस तरह से इंजीनियर करनी पड़ेगी कि आपका जो वो बायोमैकेनिकल इनकरेक्शन या इम्परफेक्शन है उसको आप करेक्ट कर दो। चाहे वो आप ऑर्थोटिक्स पे करो,
चाहे वो आप बेल्ट से करो, आप शू मॉडिफिकेशन से करो, किसी भी चीज़ से करो, या फिर आप वो उसको कॉन्शियसली बोल के करो, सिखा के मिरर से करो, आप किसी भी तरह करो, आपको वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है या नॉर्मलिटी को करेक्ट करना है। इस तरह से हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि अब आप सभी लोग इसको अच्छे से यूज़ करोगे और अपने पेशेंट को हमेशा सोची समझे और अच्छे से इंजीनियर्ड एक्सरसाइजेस बताओगे।